नमस्कार, मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम उस खबर के साथ करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। दरअसल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मानपाड़ा पुलिस स्टेशन है और यहीं पर जो एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का जो पूरा मामला है उसकी जाँच यहाँ पर की जा रही है। इस पूरे मामले की बात करें तो इसमें जो आरोपी हैं उनकी संख्या बढ़कर 33 हो चुकी है, जिसमें से पुलिस ने 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस सब के बीच जो आरोपी हैं उनके परिवार वालों का कहना है कि उनके बच्चों को इसमें फंसाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों की संख्या 29 से बढ़कर 33 हो गई है। 2 नाबालिगों को छोड़कर ज्यादातर की उम्र 18 से 24 साल के बीच है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी एक दूसरे को जानते हैं। ये लोग पीड़िता से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े थे। सोशल मीडिया से या फिर फोन पर बात से, फेसबुक से उनकी फ्रेंडशिप हुई है अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार। कुल कितने आरोपी हैं मैम? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में 33 आरोपी सामने आ रहे हैं, उनमें से 28 को पुलिस ने हिरासत में लिया। मानपाड़ा पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक नाबालिग के साथ 29 जनवरी 2021 से 22 सितंबर 2021 के दौरान बलात्कार हुआ। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि पहले कुछ ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर अलग अलग समय पर दूसरे आरोपी भी बलात्कार करते रहे। कुछ आरोपी अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ नौकरी या छोटे रोजगार करते हैं। आरोपियों के परिवार वालों का कहना है कि उनके बच्चों को फंसाया जा रहा है। मेरा भाई का कोई गुनाह नहीं है, इसमें किसी बच्चे का गुनाह नहीं है। बच्चे 13 साल के हैं, 14 साल के, ऐसे बेगुनाहों को घर से उठाया गया है। सिर्फ उसने इंस्टा आईडी पे जो उसके फ्रेंड्स थे उनको उठाया, जिसमें सब निर्दोष है। तो हमको न्याय चाहिए। सरासर गलत है। हमारे बच्चे लोग को फंसाया जा रहा है। मेरा लड़का 19 साल का है, काम पे जाता है, सुबह जाता है तो शाम को घर पे आता है। ऐसे बच्चे लोग को इन्होंने उठाया है। बेगुनाह बच्चे हैं, उनको बिल्कुल ना फंसाया जाए। हम लोग जस्टिस चाहते हैं, प्लीज हमें जस्टिस दीजिए। सरकार और सबकी तरफ से हमारी यही मांग रहेगी। मामला उजागर होने के दूसरे दिन भी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने थाने पहुंचकर आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जो घटना घटी उसके बारे में उनको बताया कि ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का जो धाक धरारा है वो कम होते जा रहा है, उसके बारे में हम चिंता व्यक्त की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं के साथ ही पोक्सो अधिनियम की धाराएं भी लगाई हैं और जांच के लिए महिला एसीपी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कोर्टरूम के अंदर ही करीब 30 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें दिल्ली का नामी गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी मारा गया। तो वहीं पुलिस ने वकील बनकर गोगी पर हमला करने आए दोनों हमलावरों को भी जज के सामने ढेर कर दिया। इस वारदात की वजह टिल्लू बनाम गोगी गैंग मानी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रोहिणी कोर्ट नंबर 207 में एडिशनल सेशन जज गगनदीप दोपहर 1 बजे किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे कि कोर्ट रूम के अंदर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। एक महिला वकील कोर्ट से भागते हुए निकली। बाहर एक कमांडो दरवाजे से फायरिंग करता नजर आया। करीब 30 राउंड फायरिंग होती रही। शुरू में लगा जैसे आतंकी हमला हुआ हो, लेकिन फायरिंग खत्म होने के बाद पता चला कि कोर्ट में पेशी के लिए आया दिल्ली का नामी गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी मारा गया है। उस पर वकील बनकर हमला करने आए 2 शूटरों को भी पुलिस ने कोर्ट रूम के अंदर मार गिराया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस बात का अंदेशा पहले से था कि गोगी पर उसके राइवल गैंग के लोग हमला कर सकते हैं, इसलिए पेशी के दौरान हमेशा उसकी सुरक्षा काफ़ी पुख्ता होती थी। आज भी उसके साथ स्पेशल सेल के करीब 8 जवान हथियारों के साथ तैनात थे, जबकि करीब 8 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस 3rd बटालियन जो कि कैदियों को जेल से लाती और ले जाती है, उनके जवान भी हथियारों के साथ तैनात थे। क्या देखा आप लोगों ने? हम लोग देखे कि कोर्ट से वो भाग रही थी, उसके पाँव से पैर से काफ़ी सारा ब्लड निकल रहा था और फिर उसको स्कूटी पे बैठा के हॉस्पिटल लेके गया। को पुलिस वाले लेके गए? नहीं, उनके साथ एक कलीग ही थे, वकील साहब ही थे, उन्होंने लेके गया। हमलावरों की पहचान टिल्लू गैंग के राहुल और जग्गा उर्फ मॉरिस के नाम पर हुई है। राहुल पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जितेंद्र उर्फ गोगी को बीते साल मार्च में गुरुग्राम के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था। जितेंद्र बाहरी दिल्ली के अलीपुर, जबकि टिल्लू
ताजपुरिया गांव का रहने वाला है। दोनों पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 2014 में कॉलेज के चुनाव के दौरान दोनों की रंजिश हो गई। उसके बाद दोनों के बीच गैंग वॉर शुरू हो गया। गैंग वॉर में दोनों तरफ से अब तक करीब 25 लोग मारे गए हैं। गैंग वॉर में गैंग वालों ने कई बार 50 से 100 राउंड तक की फायरिंग भी की है। बीते साल मार्च में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोगी को गुरुग्राम के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था, जबकि टिल्लू पहले से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। कोर्ट रूम ऐसी सबसे सुरक्षित जगह होती है जहां दोनों पक्षों के वकील निडर होकर अपनी दलील पेश करते हैं और उसके आधार पर जज साहब सही और गलत का फैसला करते हैं। अब जरा सोचकर देखिए कि अगर यहीं पर गोलीबारी होने लगे, हत्याएं होने लगे, तो हम अपने न्यायिक व्यवस्था में इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कहां से लाएंगे। पुलिस के मुताबिक गोगी को मारने के लिए टिल्लू गैंग के शार्प शूटर वकील बनकर रोहिणी कोर्ट में गेट नंबर 4 से दाखिल हुए। वो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से करीब 12:30 कोर्ट रूम पहुंचे। जैसे ही 1 बजे पेशी के लिए गोगी पहुंचा, उस पर हमला कर दिया। अब कोर्ट की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जितेंद्र गोगी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था और चूंकि पहले कुछ गैंगस्टर्स कस्टडी से भाग चुके हैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। उसी के तहत प्रॉपर पुलिस बंदोबस्त के साथ उनको प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वकीलों की ड्रेस में 2 लोग आके इनके अगेंस्ट में इनके ऊपर फायरिंग की, जिसकी वजह से जितेंद्र गोगी की डेथ हुई। ये कोर्ट प्रेमाइसेस में हुआ था। जहां तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, वो अब हम लोग देखेंगे कि कहां पे खामी रही है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है ये, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर जाने से पहले रादर जब कोर्ट में हम एंटर करते हैं, वहां पे पुलिस पर्सनल बैठे होते हैं। ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उस पर चेक करें, चाहे वो एडवोकेट ही क्यों ना हो। अगर उनको किसी पे शक है तो वो उनको रोकना चाहिए उनको। पर लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट क्योंकि बार बार हो रहे हैं, ये दर्शाता है कि वहां के सिक्योरिटी पर्सनल बिल्कुल भी अपने काम में सतर्कता नहीं बरत रहे हैं और उनकी लापरवाही की वजह से ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस अब जल्द ही जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू से पूछताछ करेगी। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सुरक्षा में कहां चूक हुई, इसकी जांच की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। ये रोहिणी कोर्ट का गेट नंबर 4 है, जहां से दोनों शूटर वकील की वेशभूषा में अंदर घुसे। यहाँ पर आप देखेंगे मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं और तैनात रहते भी हैं। यहीं से कह सकते हैं कि दोनों अपराधियों ने सुरक्षा जांच कराई नहीं या दिल्ली पुलिस ने करी नहीं, लेकिन ये भारी चूक हुई है। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर भी जब अपराधी आते हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती, तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। और हमने देखा है कि जेल के अंदर भी तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर ये गैंगस्टर्स शराब पीते हुए नजर आते हैं, मोबाइल चलाते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस कह रही है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन फिलहाल जज और वकील बाल बाल बचे। सहयोगी प्रेम सिंह, मनु नैयर और मुकेश सिंह सेंगर के साथ रोहिणी कोर्ट में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। इस मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने प्रयागराज पुलिस के बड़े अफसरों सहित मामले की जांच कर रहे SIT के अधिकारियों से बातचीत की। दरअसल सीबीआई को हरिद्वार के उस शख्स की तलाश है जिसने नरेंद्र गिरी से कहा था कि आनंद गिरी उनके वीडियो को वायरल करने वाला है। उनकी खुदकुशी के लिए इसे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। SIT की टीम सीबीआई को जांच सौंपने से पहले आज आखिरी बार महंत नरेंद्र गिरी के बाघंबरी मठ पहुंची और उन सारे बिंदुओं पर दोबारा जांच की जो उसे सीबीआई को बताने हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन के अंदर आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए Prime Minister Suga and to the White House for the first in-person meeting of the Quad we've had. This grouping of democratic partners who share a world view and have a common vision for the future, coming together to
take on key challenges of our age, from COVID to climate to emerging technologies. It embodies an approach I spoke of at the UN earlier this week. When we met 6 months ago, we made concrete commitments to advance our shared and positive agenda for a free and open Indo-Pacific. Today, I'm proud to say that we're making excellent progress. Our vaccine initiative is on track to produce an additional 1 billion doses of vaccine in India to boost global supply. We're taking action on climate change with new partnership toward a zero emissions shipping. And today, we're also launching a new Quad fellowship for students from each of our Quad countries to pursue advanced degrees leading STEM programs here in the United States. It represents an investment in the leaders, innovators, and pioneers of tomorrow. In sum, we're 4 major democracies with a long history of cooperation. We know how to get things done, and we are up to the challenge. And I'm looking forward to our discussion today, and I thank you. And now I yield to my friend from India. राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री मॉरिसन, प्रधानमंत्री सुगा, पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। Thank you very much, Prime Minister. Thank you, Mr. President. It is a great honour to be here with you, here in this magnificent place, and I thank you for your leadership in bringing us together in person this time and to join our great friends, Prime Minister Modi and Prime Minister Suga and Secretary Blinken. It's good to be here with you also. We are liberal democracies that believe in a world order that favours freedom. And we believe in a free and open Indo-Pacific because we know that's what delivers a strong, stable and prosperous region so our citizens, our peoples, can realise their hopes and dreams for their futures in a liberal and free society. The Quad is about demonstrating how democracies such as ours, as you said, Mr. President, can get things done, that can deal with the big challenges that we face in a very complex and changing world. And there is no part of the world that is more dynamic than the Indo-Pacific at this time. A region that has extraordinary opportunity, wide diversity, great wealth.
और अमेरिका में क्वाड की पहली बैठक हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम मानवता के हित में फिर से जुट गए हैं। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल हुए।